दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया बहुत ही छोटी हो चुकी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया के एक छोर का इंसान दुनिया के दूसरे छोर के इंसान से सिर्फ कुछ ही पलों में संपर्क बना सकता है। लेकिन फिर भी मानव सभ्यता के इतने विकसित होने से पहले और विकसित होने के बाद दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं होती है जिन्हें हम इंसान कभी भी सुलझा नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आपको भी ये महसूस होगा कि हम इंसान टेक्नोलॉजी में कितने भी एडवांस हो जाए, पर दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें सुलझा पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फैक्टोग्राम में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं दुनिया के टॉप 5 मिस्टीरियस इवेंट्स के बारे में। नंबर 1, मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370। तारीख 8 मार्च 2014। चांद की रोशनी में रात के सन्नाटे को चीरते हुए तकरीबन रात के 12:42 पर कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया से मलेशियन एयरलाइंस का विमान बोइंग 777 ने 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को लेकर कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। तकरीबन रात के 1:01 पर प्लेन के कैप्टन ने 35,000 फीट की हाइट पे पहुंचने का रिपोर्ट मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को किया और ठीक 7 मिनट बाद यानी कि 1:08 पर प्लेन ने मलेशियन कोस्ट लाइन को क्रॉस किया और वियतनाम की ओर निकल पड़ा। पर वियतनामीज एयर स्पेस में दाखिल होने के ठीक 5 सेकंड बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर सिंबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो गया और उसके ठीक कुछ समय बाद रडार से भी गायब हो गया। उस वक्त रात के 1:21 हो चुके थे। सुबह के 6:30 बजे तक प्लेन को बीजिंग में लैंड करना चाहिए था, पर प्लेन का कोई भी आता पता नहीं लग रहा था। तब आखिरकार सुबह के ठीक 6:32 पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लगभग 7 अलग देशों के 34 जहाज और 28 हवाई जहाज इस प्लेन की खोजबीन में जुट गए थे। शुरुआती खोजबीन सिर्फ वियतनाम और मलेशिया के बीच में साउथ चाइना सी तक ही सीमित रखी गई, पर कुछ ही दिनों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंप्यूटर्स की जांच पड़ताल में पता चला कि प्लेन ने मलेशियन एयर स्पेस क्रॉस करने के बाद वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर होने के ठीक बाद दक्षिण पश्चिम की ओर टर्न लिया था, जो कि उसके रूट में तो नहीं था। शुरुआत में इसे एक हाईजैकिंग का केस माना जा रहा था, पर बहुत इंतज़ार करने के बाद भी प्लेन से कोई भी संपर्क ना आने पर इसे बाद में खारिज कर दिया गया। तो वही दूसरी तरफ समंदर में प्लेन की खोज जारी थी, लेकिन खोजकर्ताओं को कुछ भी नहीं मिल रहा था। आज के इस डिजिटल दुनिया में एक यात्रियों से भरा प्लेन जो कि संपर्क में भी था, उस प्लेन का ऐसे अचानक से गायब हो जाने से पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी। तो इसी की वजह से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बाहर आने लगी। कुछ लोगों का ये मानना था कि इस प्लेन को एलियंस ने हाईजैक किया था, तो वही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि प्लेन एक पोर्टल के ज़रिए पैरेलल यूनिवर्स में चला गया हो। लेकिन इतनी खोजबीन करने के बाद भी प्लेन के इस तरह से अचानक गायब होने की ठोस वजह आज तक पता नहीं चल पाई। आपको क्या लगता है, ये प्लेन कैसे गायब हो गया होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, DB कूपर। 24 नवंबर 1971 की दोपहर को थैंक्स गिविंग के दिन 6 फीट ऊंचा, तकरीबन 170 से 175 पाउंड्स वजनी, 40 से 45 साल का, भूरी आंखें और काले बालों वाला एक आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 से पोर्टलैंड से सिएटल उड़ान भरने के लिए टिकट परचेस करता है। टिकट खरीदने के बाद वो आदमी फ़्लाइट में अपने सीट पर जाके बैठता है और सिगरेट जलाकर बॉर्बन और सोडा पाउडर ऑर्डर करता है। तभी वो 23 साल की फ़्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेस शेफनर को एक नोट देता है। तो उसमें वो बताता है कि मेरी ब्रीफकेस में बॉम्ब है, और उसे अपने सामने वाले सीट पर बैठने को बोलता है। उसके बाद वो आदमी उसे अपनी सारी डिमांड्स बता देता है, जिसमें वो $2 लाख और 4 पैराशूट्स की मांग करता है। तब तकरीबन 3.5 घंटों के बाद बोइंग 727 आखिरकार सीटैक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और अपनी फिरौती यानी कि $2 लाख और 4 पैराशूट्स मिलने के बाद वो 36 पैसेंजर्स और 6 में से 2 क्रू मेंबर्स को रिलीज़ कर देता है
और प्लेन रिफ्यूल करने के बाद वापस अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ उड़ान भरने को कहता है। वो प्लेन को रेनो और यूमा से होते हुए मैक्सिको की तरफ मोड़ने को कहता है। तभी वो इंसान बीच उड़ान में ही रात के अंधेरे में जोरदार बारिश के बीच में, जिस वक्त हवा 200 माइल्स प्रति घंटे के हिसाब से चल रही थी, लोफर्स और कोट पहनकर छलांग मार देता है। तब FBI ने उसने जिस जगह पर छलांग मारी थी उसके आसपास का सारा एरिया तलाश किया, पर फिर भी FBI को उस वक्त कोई भी सबूत नहीं मिला। छलांग मारने के बाद अगर वो मर भी गया हो तब भी FBI को ना उसकी बॉडी मिली ना ही उसका पैराशूट। FBI के ऑफिशियल्स की माने तो वो एक ट्रेंड स्काई डाइवर नहीं था, क्योंकि कोई भी ट्रेंड स्काई डाइवर ऐसी टफ सिचुएशन में छलांग नहीं मारेगा। बाद में उस प्लेन की फॉरेंसिक जांच करने पर पुलिस को वहाँ पर उसके सिगरेट्स के कुछ टुकड़े मिले, उसके सीट पर उसके कुछ बाल मिले, लेकिन फिर भी FBI को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। टिकट काउंटर पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसने वहाँ पर अपना नाम DB कूपर बताया था। बाद में 9 साल बाद यानी कि 1980 में एक 8 साल का बच्चा ब्रायन इनग्राम को वॉशिंगटन की कोलंबिया रिवर के किनारे खेलते समय $20 के $5,800 कीमत के नोट मिले। तब उसके पेरेंट्स ने पुलिस में इसकी खबर दी और फिर पुलिस की जांच पड़ताल में पाया गया कि इन नोट्स की सीरियल नंबर वही थे जो DB कूपर को दी गई थी। बस इसके अलावा इस केस में और कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई और सन 2007 में पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, DB कूपर की मौत हो गई होगी या फिर वो बच गया होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, जैक द रीपर। साल 1880 के दशक में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक इसी समय में इंग्लैंड में गुनाहों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई थी, खासकर महिलाओं पर अत्याचारों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी 7 अगस्त 1888 से 10 सितंबर 1888 के बीच में 5 महिलाओं की हैरतअंगेज तरीके से हत्या हुई। और गौर करने वाली बात ये थी कि सभी 5 महिलाएं व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट से ही थी। उन सभी महिलाओं को मारकर उनके आंतरिक अंग जैसे कि किडनी, लिवर, इनको भी निकाला गया था, जिसे देखकर पुलिस वालों ने यह अंदाज़ा लगाया कि इन्हें मारने वाला कोई डॉक्टर या फिर कोई सर्जन होगा, क्योंकि उनकी बॉडी की चीरफाड़ बड़ी ही बारीकी से की गई थी। बाद में उन महिलाओं के बारे में की गई जांच पड़ताल से ये पता चला कि वो सारी वेश्या व्यवसाय में थी। इन हत्याओं के बारे में विशेष बात ये थी कि हत्यारा उसके हर गुनाह से पहले पुलिस प्रशासन को खत के जरिए आगाह कर देता था और अपने हत्या करने का तरीका भी उसमें बता देता था। और इसमें सबसे खतरनाक बात ये थी कि पुलिस को भेजा गया हर लेटर लिखने के लिए वो अपने पिछले विक्टिम यानी कि अपने पिछले शिकार के खून का इस्तेमाल करता था। उसके भेजे हुए लेटर्स में उसने उसका नाम जैक बताया था। तब से उसको जैक द रीपर नाम से जाना जाने लगा। 5वीं हत्या के बाद उसका कोई भी लेटर नहीं आया और हत्याएं भी बंद हो गई, लेकिन पुलिस को उस हत्यारे के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ये हत्यारा आज तक भी एक पहेली बनकर हमारे साथ जिंदा है। आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एमेलिया एयरहार्ट डिसअपीयरेंस। एमेलिया एयरहार्ट, जो कि एक अमेरिकन महिला पायलट थी जिन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे, वो पहली अमेरिकन महिला थी जिसने अकेले अटलांटिक ओशन क्रॉस किया था। और इसी के साथ वो ऐसी पहली महिला पायलट थी जिसने अकेले हवाई से अमेरिका तक जहाज़ उड़ाया था। इसी तरह के कई रिकॉर्ड्स वो बहुत ही कम उम्र में अपने नाम कर चुकी थी। इसी तरह का पूरी दुनिया को चक्कर लगाने का एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए एमेलिया एयरहार्ट ने 1 जून 1937 को ऑकलैंड, कैलिफोर्निया से टेक ऑफ किया। उस समय वो ट्विन इंजन लॉकहेड 10E इलेक्ट्रा जहाज़ चला रही थी। तब उसके साथ उसके नेविगेटर फ्रेड नूनन जहाज़ में मौजूद थे। उनके सफ़र के दौरान वो मियामी से साउथ अमेरिका होते हुए अटलांटिक ओशन, अफ्रीका और उसके बाद पूर्व की तरफ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में आए। और तभी 29 जून 1937 को वो जोड़ी 22,000 मील का सफ़र तय कर न्यू गियाना के शहर लेई को पहुंची। लेकिन अभी और 7,000 मील का सफ़र उनको तय करना था ऑकलैंड पहुंचने के लिए। तभी
2 जुलाई 1937 को प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए एमेलिया एयरहार्ट ने अपने प्लेन को हाउलैंड आइलैंड की ओर मोड़ा, लेकिन रास्ते में ही उनका प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लेई छोड़ने के बाद उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। रास्ते में ही उनका यूएस कोस्ट गार्ड से रेडियो कांटेक्ट भी टूट गया और उनका प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 2 से लेकर 3 हफ्तों तक एक बहुत ही बड़ा खोजी अभियान चलाया, लेकिन एमेलिया एयरहार्ट और उनके साथी का और उनके प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला। बाद में यूएस गवर्नमेंट ने यह कहा कि तकनीकी खराबी के कारण एयरहार्ट और नूनन का जहाज पैसिफिक ओशन में क्रैश कर गया, पर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इसे सच नहीं मानते। द इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट रिकवरी के अनुसार एमेलिया एयरहार्ट और नूनन ने लेई आइलैंड छोड़ने के बाद वो हाउलैंड आइलैंड पर लैंड करने की जगह वहाँ से कुछ 350 मील दूर दक्षिण पश्चिम में गार्डनर आइलैंड, जिसे अभी निकोबारो नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लैंड हो गए। लेकिन तब वो आइलैंड पूरी तरह से सुनसान आइलैंड था, वहाँ पर कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं था। एयरहार्ट के गायब होने के 1 हफ्ते बाद नेवी के प्लेन्स इस आइलैंड के ऊपर से गुजरे, तब उन्हें यहाँ पर कुछ मानवीय गतिविधियों के सबूत मिले, पर उन्हें प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह जोड़ी रूजवेल्ट की गवर्नमेंट के लिए जासूसी का काम करती थी। तब उनको रहस्यमय रूप से गायब करार देके उन्हें नई पहचान के साथ अमेरिका वापस लाया गया था। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नंबर 5, लॉरेंस स्पायरर। 3 जून 2011 को सुबह के ठीक 4:30 बजे अमेरिका के ब्लूमिंगटन इंडियाना राज्य से 20 साल की इंडियाना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लॉरेंस स्पायरर के अचानक गायब हो जाने से पूरा अमेरिका शॉक्ड हो चुका था। केस की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि उस रात लॉरेन अपने कुछ दोस्तों के साथ ब्लूमिंगटन में स्थित किलरॉयज स्पोर्ट्स बार नामक एक बार में ठीक 1:46 पर गई थी और फिर उसे तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद उस बार से बाहर निकलते हुए देखा गया था और वहां से वो अपने दोस्त के घर जाती हुई दिखाई दी। और फिर सुबह के ठीक 4:30 बजे वो अपने दोस्त के घर से अपने घर पर जाने के लिए निकली, लेकिन वो अपने घर आज तक नहीं पहुंच पाई। आज तक ये पता नहीं चला कि वो ऐसे रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो गई और इसका कोई भी सबूत आज तक नहीं मिल पाया। पुलिस ने लॉरेन के दोस्तों पर शक जताते हुए उनसे पूछताछ की, पर उनकी पूछताछ में भी पुलिस को संदेहास्पद कुछ भी नहीं मिल पाया। लॉरेंस स्पायरर के ऐसे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने से आज तक लॉरेंस स्पायरर के बारे में पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिल पाया। वो जिंदा है भी या नहीं ये भी किसी को नहीं पता। दोस्तों, आपको क्या लगता है लॉरेंस स्पायरर के साथ क्या हुआ होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, टॉप 5 मिस्टीरियस इवेंट्स इन हिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो बाजू वाला बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।